हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है। और बेटा, यूपी बोर्ड के सिलेबस में हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर। क्लास 11 और 12 एग्रीकल्चर की बेटा लगातार क्लासें चल रही हैं, लगातार वीडियो अपलोड हो रही हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। देखो बेटा, इस समय चल रहा है आपका केमिस्ट्री। जियोलॉजी आपकी समाप्त हो चुकी है और केमिस्ट्री आपकी चल रही है। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो बेटा फिजिकल केमिस्ट्री, देखो ये लिखा है क्लास 12 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। इसमें आपका समाप्त क्या हुआ? देखो बेटा, केमिस्ट्री आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। एक था आपका फिजिकल केमिस्ट्री। क्या थी? फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन। तो बेटा, जो फिजिकल केमिस्ट्री थी, ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री आज की डेट में समाप्त हो चुकी है। भौतिक रसायन ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद अब बेटा हमारा जो स्टार्ट होगा वो होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा पार्ट स्टार्ट होगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये पार्ट अब स्टार्ट होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में बेटा इसे बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। क्या बोलते हैं? अकार्बनिक रसायन। ठीक है, तो आज जो स्टार्ट होगा वो आपका स्टार्टिंग होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है आपका केमिस्ट्री का वो है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक अगर केमिस्ट्री की बात करें तो बेटा इसे बोलते हैं कार्बनिक रसायन। क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन। तो बेटे, वीडियो को स्टार्ट होने से पहले आपको हम इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है आपकी, या कार्बनिक केमिस्ट्री बोलोगे, कार्बनिक रसायन बोलोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं तो बेटे हम पहले आपको इस चैप्टर्स से अवगत कराएंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हैं। इसके बाद 30% के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर डिलीट हो गए हैं, कौन से चैप्टर आपको इस बार नहीं पढ़ने हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम करेंगे बेटा चैप्टर की शुरुआत। तो देखो, आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे बेटा रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर ले और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। तो बेटा अब हम चर्चा करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। यानी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपकी, उसके अंतर्गत कौन से चैप्टर्स हैं। ठीक है, उन चैप्टर्स को आप जान लो। इसके बाद हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या करेंगे बेटा, स्टार्टिंग करेंगे। तो देखो, इसमें जो चैप्टर दिया है वो दिया है बेटा 14वां चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण। क्या दिया है? तत्वों का वर्गीकरण यानी आवर्त सारणी इसमें आप पढ़ोगे। 15वां चैप्टर आपका दे रखा है कठोर और मृदु जल। क्या दे रखा है बेटा? कठोर जल एवं मृदु जल। बेटा वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो 16वां चैप्टर है वो है नाइट्रोजन व नाइट्रोजन चक्र। क्या है बेटा? नाइट्रोजन व नाइट्रोजन चक्र। इसके बाद जो 17वें नंबर पे दे रखा है वो चैप्टर है आपका अमोनिया। क्या है बेटा? अमोनिया। इसके बाद जो 18वें नंबर पे चैप्टर्स दिया है वो है नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल बोल सकते हो आप। हिंदी में हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल और इंग्लिश की बात करें तो हो जाएगा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। अगर हम 19वें चैप्टर की बात करें तो इसमें बेटा कार्बन दे रखा है, कार्बन। और अगर हम 20वें चैप्टर्स की बात करें तो CO2 दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दे रखा है इसने? कार्बन डाई ऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद जब 21वें पे हम चैप्टर पे पहुंचेंगे तो दे रखा है इसने फास्फोरस और फास्फोरिक एसिड। क्या दे रखा है? फास्फोरस
एंड फास्फोरिक एसिड। क्लियर। इसके बाद अगर हम 22वें चैप्टर की बात करें तो 22वां चैप्टर दे रखा है गंधक। देखो बेटा इसने 22वां चैप्टर दिया है, वो दिया है गंधक। अगर हम 23वें चैप्टर की बात करें तो दे रखा है सल्फर डाइऑक्साइड। 23वां चैप्टर है इसमें बेटा सल्फर डाइऑक्साइड। और जो 24वां चैप्टर दे रखा है, 24वां चैप्टर है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल। आप लिखो सीधे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद जो 25वां चैप्टर दे रखा है इसमें 25वां दिया है क्लोरीन। 25वां चैप्टर क्या दिया है? क्लोरीन। इसके बाद 26वां चैप्टर दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या दिया है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद जो 27वां चैप्टर है, 27वां दिया है कैल्शियम। 27वां चैप्टर है आपका कैल्शियम। इसके बाद 28वां जो चैप्टर है वो है सोडियम और पोटेशियम। क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम। बेटा आपको दिखाई दे रहा है? चलिए थोड़ा सा कैमरा ठीक करता हूँ। चलिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं बेटा हम। अब आज से हमारी स्टार्ट जो होगी वो होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए तत्वों का वर्गीकरण, कठोर जल एवं मृदु जल, नाइट्रोजन व नाइट्रोजन चक्र, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस एंड फास्फोरिक एसिड। इसके बाद दे रखा है गंधक, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इसके बाद 29वां क्वेश्चन दिया है आयरन एंड एल्यूमिनियम, लोहा और एल्यूमिनियम। 29वां चैप्टर क्या दे रखा है? लोहा एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ये चैप्टर दे रखा है। इसके बाद बेटा जो 30वें चैप्टर में दिया है उसमें हमें क्या पढ़नी है? रिएक्शंस पढ़नी है। रिएक्शन में कह रहा है क्या होता है जब, क्या होता है जब। ये तो चैप्टर बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 30 चैप्टर नंबर 30 तक हमें पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि 30% का जो सिलेबस आपका कम हुआ है वो 30% के सिलेबस में कौन से चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से अपनी बुक्स के अंदर निशान लगा लीजिए, क्योंकि मैं बेटा इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो देखो एक तो है गंधक। गंधक चैप्टर आपको बेटा नहीं पढ़ना है इस बार, इसे आप कट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड भी हमें नहीं पढ़ना, इसे भी आप कट करोगे। इसके बाद दे रखा है सल्फ्यूरिक एसिड, तो बेटा हमें सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं पढ़ना, ये भी आपको कट करना पड़ेगा। इसके बाद दे रखा है क्लोरीन, तो क्लोरीन हमें नहीं पढ़ना है इस बार। 2020-21 की बात कर रहा हूँ मैं बेटा, 2020 और 21 के लिए है ये। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद हमें सभी चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो कुल मिला के देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर हमें नहीं पढ़ने हैं। कुछ तो बेटा राहत, आपको बहुत सारी राहत मिल चुकी है। ठीक है, 2020-21 के एग्जाम में तो चैप्टर्स बचे कितने देखिए, टोटल मारिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल बेटा 12 चैप्टर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो जो आज का हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा कठोर एवं मृदु जल। कठोर जल और मृदु जल, यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो बेटा आप चलते हैं आगे की ओर। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए बेटे आगे की तरफ चलते हैं। देखिए अगला जो हमारा चैप्टर है, पार्ट है, वो है 14। ठीक है, 14 पार्ट है कठोर एवं मृदु जल। अब बेटा ये चैप्टर तो ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, किसी बुक में 14वें नंबर पे दे रखा होगा, किसी बुक में 15वें नंबर पे दे रखा होगा, लेकिन ये मायने नहीं रखता।
क्योंकि हमें तो सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो बेटा आपको जो पढ़ाया जाए, जो समझाया जाए, उसे आप अच्छे से समझिए। तो आपने देखा कि चैप्टर का जो नाम है वो है कठोर एवं मृदु जल। तो समझिए इसे। देखो बेटा, जल को साबुन के साथ, जल है यानी पानी है, उसको क्या है, साबुन के साथ आप रिलेट करिए। भाई जल को साबुन के साथ झाग देने की, जब आप जल में साबुन को रगड़ोगे या साबुन रगड़ते समय जल को डालोगे, तो झाग देने की क्षमता के आधार पर कि वो झाग जल कम देता है या ज़्यादा देता है, उसी क्षमता के आधार पर जल को कितने भागों में बेटा, 2 भागों में बांटा गया है। आप समझ गए होंगे। अब सीधे सीधे समझिए, जल को साबुन के साथ झाग देने की क्षमता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बेटा ये बन सकता है कि आप जल के प्रकार बताइए। तो बेटा आप जल के प्रकार बताइए, प्रकार बताओ। तो देखो यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा उसे भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो वो कह रहा है कि जल को साबुन के साथ झाग देने की क्षमता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। इसका मतलब आपके दिमाग में ये तो पता चल गया कि जल के प्रकार कौन कितने हैं, 2 प्रकार हैं। जल को 2 भागों में बांटा गया है। तो बेटा फर्स्ट जो भाग है वो है मृदु जल, दूसरा है कठोर जल। मृदु को अगर हम बात करें तो मृदु को इंग्लिश में बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। मृदु जल है तो मृदु जल को क्या बोलते हैं, सॉफ्ट वाटर। कठोर जल है तो इसे बोलते हैं बेटा हार्ड वाटर, ठीक है। कठोर का मतलब होता है हार्ड, जल का मतलब वाटर, हार्ड वाटर। मृदु का मतलब है सॉफ्ट, जल का मतलब है, जल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, वाटर, यानी सॉफ्ट वाटर। तो आपने देखा जल के प्रकार बताओ। जल के बेटा 2 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं आपको पता चल गया। एक है मृदु जल और दूसरा है आपका प्लस कठोर जल। तो ये तो क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो गया। जल कितने प्रकार का बेटा, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, मृदु जल और कठोर जल। अब सबसे पहले हम समझेंगे मृदु जल के बारे में, ठीक है। मृदु जल होता क्या है, मृदु जल के बारे में पढ़ेंगे, यानी सॉफ्ट वाटर के बारे में बेटा हम पढ़ेंगे। तो समझिए आप, वह जल जो साबुन के साथ शीघ्र ही और अधिक मात्रा में झाग देता है। आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। मृदु जल ऐसा जल होगा जो क्या होगा, जैसे ही साबुन के संपर्क में जाएगा तो वो शीघ्र ही यानी शीघ्रता से, शीघ्रता का मतलब है बहुत जल्दी से और अधिक मात्रा में झाग देगा। तो वो कैसा जल कहलाएगा, आपका मृदु जल कहलाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, वह जल जो साबुन के साथ शीघ्र ही और अधिक मात्रा में झाग देता है क्या कहलाता है, मृदु जल कहलाता है, ठीक है। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि इसका जो स्वाद है वो कैसा होता है, मीठा होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए मृदु जल है, मृदु जल का स्वाद कैसा होता है। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए जो मृदु जल है उसका स्वाद कैसा होता है बेटा, मीठा होता है। क्लियर। अब मृदु जल की आपको परिभाषा भी पता चल गई होगी। देखो मृदु जल के बारे में जब भी परिभाषा आए तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, ऐसा जल जो साबुन के साथ शीघ्र और अधिक मात्रा में झाग देता है मृदु जल कहलाता है। मृदु जल का स्वाद कैसा होता है बेटा, मीठा होता है। अगला पॉइंट समझिए, कठोर जल। कठोर को मतलब बोलते हैं हार्ड, जल को वाटर, हार्ड वाटर, ठीक है। कठोर जल, तो इसके बारे में आप समझिए। इसका जस्ट आपको अपोजिट कर देना है बेटा। मृदु जल का जस्ट अपोजिट करोगे तो आपको कठोर जल मिल जाएगा। कैसे, देखो वह जल जो साबुन के साथ कम और देर में। अब यहाँ पे समझिए, देखो मृदु जल में बेटा वो क्या कह रहा था, आप एक की परिभाषा याद करोगे तो दूसरों की भी परिभाषा आपको याद हो जाएगी। तो देखो वो क्या कह रहा था, मृदु जल में वह जल जो साबुन के साथ शीघ्र, यहाँ देखो शीघ्र आया, ठीक है। शीघ्र का मतलब जल्दी, और अधिक मात्रा में, किस मात्रा में, अधिक मात्रा में झाग देता है मृदु जल कहलाता है। जब कठोर जल की बात आएगी तो जस्ट इसके अपोजिट क्या रखोगे आप, शीघ्र की जगह क्या रख दोगे, देर में से। शीघ्र की जगह क्या रखोगे, जस्ट अपोजिट शीघ्र का। शीघ्र का मतलब जल्दी, जल्दी का अपोजिट क्या होता है, देर। इसी प्रकार अधिक मात्रा में, तो अधिक कम उल्टा क्या होता है, कम। अधिक या कम, तो आपको पता हो गया, पता चल गया कि इसके विपरीत आपको बताना है। मृदु जल के विपरीत क्या होता है, कठोर जल। तो आप क्या बताओगे, वह जल जो साबुन के साथ देर से तथा कम मात्रा में झाग देता है, तो वह क्या कहलाता है, आपका कठोर जल कहलाता है। क्या बताओगे आप कि कठोर जल वह जल होता है जो साबुन के साथ कम
और देर से झाग देता है। कम और देर से झाग जो देगा वो कैसा जल होगा बेटा? कठोर जल होगा। अब यहाँ पे आपने मृदु जल का स्वाद बताया था, वो बताया था मीठा, लेकिन जो कठोर जल है उसका बेटा जो स्वाद होता है वो होता है खारा। कैसा होता है? खारा। आपने देखा कि जब मथुरा और आगरा के किनारे कौन सी नदी है बेटा? यमुना नदी। तो उसका जो पानी होता है वो बहुत खारा होता है। ठीक है, खारा पानी से जल्दी प्यास नहीं बुझती है। वो पानी बेटा कैसा कहलाता है? कठोर जल कहलाता है। तो आप मृदु जल और कठोर जल के बारे में अच्छे से समझ गए। अब अगली जो हमारी पॉइंट है वो पॉइंट समझिए कि जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। तो जल की कठोरता कौन कौन सी होती है? तो ए नंबर पे देखिए अस्थायी कठोरता। अस्थायी का मतलब होता है इस कठोरता में चेंजेस की जा सकती है, ये परमानेंटली कठोरता नहीं है, ये अस्थायी कठोरता है। लेकिन दूसरा जो है वो है स्थायी कठोरता। ये स्थायी कठोरता है, परमानेंटली कठोरता है। ठीक है, तो बेटा आप समझ गए कठोर जल और मृदु जल की परिभाषा को आपने समझ लिया। चलिए मैं एक बार फिर से आपको रिवाज कराता हूँ। देखिए, जल को साबुन के साथ झाग देने के आधार पर जल को दो भागों में डिवाइड किया गया है बेटा। एक होता है मृदु जल, दूसरा होता है कठोर जल। आपने देखा जो मृदु जल होता है वह साबुन के साथ झाग शीघ्र और अधिक देता है, क्या कहलाता है? मृदु जल कहलाता है। और मृदु जल का जो स्वाद होता है बेटा वो मीठा होता है। इसी प्रकार से आपने देखा कठोर जल, तो कठोर जल जो साबुन के साथ कम मात्रा में या देर से, ठीक है, झाग देता है, क्या कहलाता है? कठोर जल कहलाता है। इसका जो स्वाद होता है बेटा वो कैसा होता है? खारा होता है। इसका स्वाद कैसा होता है? खारा होता है। और जो आपने देखा कि जो जल की कठोरता होती है वो कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। तो बेटा आगे अब हम जानेंगे कि स्थायी कठोरता क्या है और अस्थायी कठोरता क्या है। तो बेटा वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को बेटा शेयर भी करिए। चलिए बेटे आगे समझिए। जो अगली हमारी हेडिंग्स है वो है बेटा अस्थायी कठोरता। क्या है? अस्थायी कठोरता। तो अस्थायी कठोरता को समझिए। देखिए बेटा, यह कठोरता जल में, यह कठोरता किसमें? जल में। अब आपको दो तत्व ध्यान रखने हैं। कौन से बेटा? कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, समझिए आप, यह कठोरता जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण होती है। आपसे यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है बेटा, एक नंबर में क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जो स्थायी कठोरता है वो किसके कारण होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कौन सा? कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। कौन सा? कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण होती है। अब आप समझ गए, एक नंबर आपका क्लियर हो गया अगर आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट पता है तब। जल्दी से अस्थायी कठोरता जब भी वो पूछेगा तो आपके माइंड में, आपके दिमाग में एक बात जरूर आनी चाहिए कि भाई अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है। कि जल में आपको पता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण होती है। चूँकि यह कठोरता केवल उबालने से ही दूर हो जाती है। उबालने से क्यों दूर हो जाती है? क्योंकि ये अस्थायी कठोरता है। अस्थायी कठोरता का मतलब ही ये होता है कि इसमें चेंजेस की जा सकती है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, इसीलिए तो ये अस्थायी लगा हुआ है बेटा सब। ठीक है, तो आपको जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, तो आप बताओगे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो जल में घुला होता है, इसके कारण यह कठोरता होती है और यह कठोरता केवल उबालने से ही दूर हो जाती है। तो बेटा आप समझ गए, अस्थायी कठोरता के बारे में अच्छे से समझ गए। जब भी अस्थायी कठोरता के बारे में आपसे पूछे तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि अस्थायी कठोरता में जल के अंदर क्या कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुला होता है। क्या? कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुला होने के कारण अस्थायी कठोरता होती है इसके अंदर। ठीक है, चूँकि यह कठोरता केवल उबालने से ही दूर हो जाती है। जल को आप उबालोगे तो इस कठोरता को आप दूर कर सकते हो, अतः अस्थायी कठोरता कहलाती है। तो आप अब देखिए, समझिए सिंपल भाषा में एक बार, अस्थायी कठोरता किसे कहते हैं, अस्थायी कठोरता क्या होती है। आपने समझा कि भाई यह कठोरता जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम
बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण होती है। चूँकि यह कठोरता केवल उबालने से ही दूर हो जाती है, अतः अस्थायी कठोरता कहलाती है। तो आपको ध्यान रखना है कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। क्लियर। अब आप बेटे समझिए स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता क्या है? स्थायी कठोरता परमानेंटली होती है। ठीक है, तो इसमें आप बताओगे कि यह कठोरता जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड। अब यहाँ पे समझ लीजिए बेटा थोड़ा सा अंतर है अस्थायी में और स्थायी में। अस्थायी में कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, लेकिन जब स्थायी की बात आए तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या हैं? सल्फेट और क्लोराइड। यहाँ पे क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इतना अंतर है। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है? यहाँ बाइकार्बोनेट है तो यहाँ पे सल्फेट और क्लोराइड है। क्लियर। तो स्थायी कठोरता आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यह कठोरता जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के घुले होने के कारण या घुले रहने के कारण होती है। चूँकि यह कठोरता केवल उबालने से दूर नहीं होती। देखो ये कठोरता जो अस्थायी थी ये उबालने से ही दूर हो जाती थी। जल को जैसे ही बॉयल करते थे आप, उबालते थे, कठोरता दूर हो जाती थी। लेकिन स्थायी कठोरता है ये उबालने से बेटा दूर नहीं होती। स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड के घुले होने के कारण। तो बेटा अब अगली हमारी जो हेडिंग आएगी वो हम पढ़ेंगे मृदु जल और कठोर जल में अंतर। चलिए बेटे अगले चलते हैं। जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वो है देखो मृदु जल। क्या है बेटा? मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर तथा कठोर जल यानी हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में अंतर। तो बेटा सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में अंतर आपको याद है, सिर्फ आप दिमाग से सोचिए और समझिए। याद कैसे है बेटा आप समझो, आपको पता है। देखो फर्स्ट पॉइंट तो आपका रटा हुआ है कि मृदु जल क्या होता है। आपको पता है कि यह साबुन के साथ शीघ्र झाग देता है, तो ये पॉइंट आपको कहीं ना कहीं याद हो चुका है। मृदु जल क्या होता है? यह साबुन के साथ शीघ्र झाग देता है, यानी जल्दी से जल्दी झाग दे देता है। कठोर जल में क्या होता है बेटा? फर्स्ट पॉइंट कि यह साबुन के साथ देर से झाग देता है, देर से भी झाग देता है और कम मात्रा में झाग देता है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट आपको याद हो गया। मृदु जल का बेटा फर्स्ट पॉइंट क्या है कि यह साबुन के साथ शीघ्र झाग देता है। कठोर जल में आप क्या लिखोगे? यह साबुन के साथ देर से झाग देता है। आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें, देखो आप हमारे चैनल पे बेटा क्लास 12 एग्रीकल्चर के हैं तो आप जूलॉजी और केमिस्ट्री के आपको चैप्टर्स बाय चैप्टर वीडियो भी मिल जाएंगे और चैप्टर बाय चैप्टर्स आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स प्राप्त करने के लिए बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। इस नंबर पे आप संपर्क करिए, आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे नोट्स प्लस वीडियो भी। ठीक है, तो बेटा आप फर्स्ट पॉइंट आपने समझ लिया। मृदु जल क्या होता है कि यह साबुन के साथ शीघ्र झाग दे देता है। जैसे ही जल साबुन के संपर्क में आता है तो बहुत शीघ्रता, बहुत तेजी से ये झाग देने वाला होता है, इसलिए ये मृदु जल है। कठोर जल के अंदर क्या होता है? जैसे ये साबुन के संपर्क में आता है जल तो कम मात्रा में और देर से झाग देता है। तो ये पॉइंट तो आपको याद हो गया। बेटा दूसरा पॉइंट भी आपको याद है, समझिए किस प्रकार से याद है। देखो मृदु जल है, आपने देखा कि भाई यह साबुन के साथ शीघ्र झाग देता है। अब आप समझो, जो जल साबुन के साथ शीघ्रता से झाग देगा या अधिक मात्रा में झाग देगा, तो आपको पता है कि कपड़े धोने के लिए उसमें जो साबुन का खर्चा होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, जब भाई कोई जल है, जल के संपर्क में साबुन आता है तो झाग अधिक देगा। जब झाग अधिक देगा तो साबुन तो जाहिर सी बात है कपड़े धोने के लिए कम लगेगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट बेटा यही है आपका कि इससे कपड़े धोने पर साबुन कम खर्च होता है। अब जैसे ही आप कठोर जल में पहुंचोगे तो देखोगे कि इससे कपड़े धोने पर साबुन अधिक मात्रा में खर्च होता है। तो बेटा ये तो था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है, देखिए तीसरा पॉइंट है कि इसके प्रयोग से बॉयलर शीघ्र खराब नहीं होते। ठीक है, यानी जो मृदु जल है, मृदु जल के प्रयोग से बॉयलर जो होते हैं वो शीघ्र खराब नहीं होते। शीघ्र का मतलब है जल्दी खराब नहीं होते। ठीक है, लेकिन जब हम कठोर जल की बात करेंगे तो इसके प्रयोग से जो बॉयलर हैं वो शीघ्र ही खराब हो जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं। यानी ये पॉइंट
सॉफ्ट वाटर की अपेक्षा हार्ड वाटर में बिल्कुल उल्टा है, जस्ट अपोजिट है। यानी आप मृत जल की बात आएगी तो बताओगे आप कि इसके प्रयोग से बॉयलर शीघ्र ही खराब हो जाते हैं। अब जब कठोर जल में आप जाओगे तो उसमें लिखोगे कि इसके प्रयोग से बॉयलर शीघ्र ही खराब हो जाते हैं। हाँ सॉरी, इसमें आप बताओगे सॉफ्ट में कि इसके प्रयोग से बॉयलर शीघ्र खराब नहीं होते। नेगेटिव है ये पॉइंट, नहीं होते, और ये पॉजिटिव है। देखिए कठोर जल में क्या है, इसके प्रयोग से बॉयलर शीघ्र ही खराब हो जाते हैं, इसमें नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है हमारा वो समझिए बेटा, चौथा पॉइंट, ठीक है। मृत जल। देखो मृत जल में क्या समझोगे आप, यह जल जो मृत जल है वो पीने के लिए अत्यधिक उपयुक्त नहीं होता। भाई मृत जल जो है वो पीने के लिए अधिक उपयुक्त क्यों नहीं होता, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है बेटा कि इसके शरीर की वृद्धि के लिए, यानी जो अपनी बॉडी है उस बॉडी की शारीरिक वृद्धि के लिए इसके अंदर क्या नहीं होता, कैल्शियम और साल्ट, कैल्शियम लवण नहीं होते। जब कैल्शियम लवण नहीं होंगे तो अपनी बेटे बॉडी की शारीरिक वृद्धि नहीं हो पाएगी, इसलिए जो मृत जल है वो अधिक उपयोगी नहीं है पीने के लिए। क्लियर। अब बात करते हैं हम कठोर जल की, ठीक है। तो कठोर जल क्या है, देखो कम कठोर, यानी कठोर तो है लेकिन कम कठोर जल। कम कठोर जल मृत जल की अपेक्षा अधिक उपयोगी होता है। यानी ज़्यादा कठोर की बात नहीं कर रहा है, ये देखो कठोर जल लिखा है, अब यहाँ लिखा है कम कठोर। क्या लिखा है? कम कठोर। तो बेटा आपको बताना है कि कम कठोर जल मृत जल की अपेक्षा अधिक उपयोगी होता है, अपेक्षा उपयोगी होता है या अधिक उपयोगी होता है। तो आप मृत जल और कठोर जल के बारे में आपने समझ लिया। चलिए एक बार जल्दी से आपका बेटा रिवाइज करा देता हूँ, समझिए। ये है मृत जल, मृत जल को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। ये है कठोर जल, कठोर जल को बोलते हैं हार्ड वाटर, ठीक है। तो आपने देखा जो फर्स्ट पॉइंट पड़ेगा मृत जल में, तो मृत जल में आप लिखोगे कि ये साबुन के साथ शीघ्रता से झाग देता है, या ज़्यादा से ज़्यादा झाग देता है, या बहुत जल्दी झाग दे देता है। आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। कठोर जल में लिखोगे कि यह साबुन के साथ देर से झाग देता है और कम झाग देता है, या कम मात्रा में झाग देता है। अपने हिसाब से आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे कि भाई मृत जल होता है, इससे कपड़े धोने पर साबुन जो है वो कम खर्च होता है। क्योंकि कम खर्च क्यों होता है? क्योंकि ये झाग अधिक देता है, इसलिए। कठोर जल, कठोर जल में आप क्या लिखोगे सेकंड पॉइंट कि इससे कपड़े धोने पर साबुन अधिक मात्रा में खर्च होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए मृत जल का। मृत जल में आप अगला पॉइंट क्या लिखोगे कि इसके प्रयोग से बॉयलर शीघ्र खराब नहीं होते। मृत जल के प्रयोग से बॉयलर जो होते हैं वो शीघ्र खराब नहीं होते। लेकिन जैसे ही आप कठोर जल में पहुंचोगे तो आप क्या लिखोगे कि इसके प्रयोग से बॉयलर शीघ्र ही क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए लास्ट पॉइंट है इसका कि यह जल पीने के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही बात है बेटे, मृत जल है वो पीने के लिए क्यों उपयोगी नहीं होता? क्योंकि मृत जल के अंदर कैल्शियम लवण प्रेजेंट नहीं होते। जब कैल्शियम लवण प्रेजेंट नहीं होंगे तो ये पीने के लिए उपयुक्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे शारीरिक वृद्धि है वो आपकी नहीं होगी। क्लियर। अगला है बेटा देखिए कठोर जल। तो कठोर जल में क्या बताओगे आप कि कम कठोर, क्या कम कठोर जल मृत जल की अपेक्षा अधिक उपयोगी होता है। तो बेटा हमने जाना मृत जल और कठोर जल। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। अब बेटे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर। चलिए बेटे देखिए आपने टॉपिक्स को अच्छे से समझा और मैंने देखिए वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट करिए। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि किन्हीं दो लवणों के नाम बताओ। किन्हीं दो साल्ट के नाम बताने हैं तथा सूत्र लिखो जो जल की स्थायी कठोरता उत्पन्न करते हैं। तो आपको ये बताना है कि जल की स्थायी कठोरता उत्पन्न कौन से वो दो लवण है जो करते हैं। जल्दी से कमेंट करिए और इसका आंसर मैं आपको फिर बताता हूँ। नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता किन लवणों के कारण होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जल की स्थायी कठोरता और जल की अस्थायी कठोरता में जो लवण थे उसको मैंने गोला करके आपको समझाया था कि ये आपको याद करने यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए वहीं से क्वेश्चन बना है, ठीक है। क्या बना है कि जल की अस्थायी कठोरता किन लवणों के कारण होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा इसका आंसर। देखिए क्या है, किन्हीं दो लवणों के नाम बताओ, जो नाम बताओ तो सूत्र भी लिखो जो जल की स्थायी कठोरता उत्पन्न करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, एक तो बताया था देखिए कैल्शियम क्लोराइड CaCl2,
CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, ये क्या है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड। दूसरा देखिए कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4, ये क्या है बेटा, कैल्शियम सल्फेट है। क्या है, कैल्शियम सल्फेट। इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2, क्या है ये, मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 यानी MgSO4 क्या है बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट है, सल्फेट। ये हैं जो जल में स्थायी कठोरता उत्पन्न करते हैं। आगे क्या लिखोगे, जल में स्थायी कठोरता उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो बेटा कौन कौन से हैं, देखो पहले नंबर पे आप समझ लीजिए क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2। दूसरा है आपका कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2, और नेक्स्ट है देखिए मैग्नीशियम सल्फाइड MgSO4, जो जल में स्थायी कठोरता उत्पन्न करते हैं। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता किन लवणों के कारण होती है? तो आपको इसका आंसर याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। क्या बताया था बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये देखिए कार्बो लिखा है, कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। क्लियर, अब समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किन्हीं दो लवणों के नाम बताओ तथा सूत्र लिखो जो जल की स्थायी कठोरता उत्पन्न करते हैं। तो बेटा नाम क्या बताया आपने, नाम बता दिया कैल्शियम क्लोराइड, सूत्र लिख दिया CaCl2, नाम बताया आपने कैल्शियम सल्फाइड और सूत्र लिख दिया CaSO4। इसके बाद क्या नाम बताया, मैग्नीशियम क्लोराइड, सूत्र लिख दिया MgCl2। इसके बाद बताया मैग्नीशियम सल्फेट, सूत्र बता दिया MgSO4, जो जल में स्थायी कठोरता उत्पन्न करते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन था आपका, ये क्या था कि जल की अस्थायी कठोरता किन लवणों के कारण होती है? तो आपको याद है इसका आंसर कि कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जल के अंदर घुले रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है बेटा, अस्थायी कठोरता होती है। क्लियर, वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलते हैं बेटे अब आगे की ओर। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। ये क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछ सकता है? बेटा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कठोर जल किस प्रकार से हानिकारक है। ठीक है, कठोर जल किस प्रकार से हानिकारक है, तो इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए भाई कठोर जल है, कठोर जल एक तो आपको देखो पता है कि नहाने व कपड़े धोने से साबुन अधिक खर्च होता है। जब आप कठोर जल का इस्तेमाल करोगे तो कठोर जल में क्या है भाई, झाग नहीं होते, झाग क्या है देर से होते हैं और झाग कम मात्रा में होते हैं। तो आपको पता है कि भाई इससे क्या होगा, इससे जब कठोर जल से नहाएंगे व कपड़े धोने पड़ेंगे तो हम इसमें क्या होगा, साबुन अधिक खर्च होगा। तो इस प्रकार से ये कठोर जल हानिकारक है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट में आपको क्या बताना है कि अधिक लवण मिले रहने से जो कठोर जल होता है इसके अंदर जो लवण होते हैं, साल्ट होता है, ये अधिक विलेय रहने से क्या होता है कि इसके पीने से पेट में क्या हो जाती है, बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट किस प्रकार से हानिकारक है, तो आपको पता है कि कठोर जल में क्या होता है कि इसको बॉयलरों में प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है, आपको पता है कि बॉयलर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, यही बताया था ना। हाँ, कठोर जल में मैंने आपको बताया था कि इसके प्रयोग से बॉयलर शीघ्र ही खराब हो जाते हैं, इसलिए जो कठोर जल है बेटा वो बॉयलरों के अंदर प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो आप समझ गए कि कठोर जल किस प्रकार से हानिकारक है। तो आपको याद हो चुका होगा कि नहाने व कपड़े धोने में साबुन अधिक खर्च होता है। अगर आप कठोर जल का इस्तेमाल कर रहे हैं बेटे तो नहाओगे और कपड़े धोगे तो साबुन का अधिक इस्तेमाल करना आपको पड़ेगा, इसलिए यह हानिकारक है।
सेकंड पॉइंट दे रखा है कि अधिक लवण विलय रहने से, भाई जल के अंदर, कठोर जल के अंदर अधिक मात्रा में लवण विलय होंगे, घुले रहेंगे, तो ये पीने योग्य नहीं रहेगा। इसके पीने से क्या होगा, पेट में अधिक बीमारियां हो जाएंगी। नेक्स्ट है, इसको बॉयलरों में प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, कि कठोर जल जो होता है वो बॉयलरों में प्रयोग करने से बॉयलर ही खराब हो जाते हैं। क्लियर। तो इस पॉइंट का इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता चल गया। चलिए बेटा, इस वीडियो में एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उस क्वेश्चन को भी हम पढ़ लेते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बेटा लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। चलिए बेटे, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसे समझिए। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 आपसे ये कह रहा है कि सोडियम जियोलाइट, क्या है, सोडियम जियोलाइट का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो सोडियम जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो समझिए, देखिए सोडियम जियोलाइट Na2Z, क्या है, Na2Z, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे है परम्यूटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकोट को कहते हैं। किसे, सोडियम जियोलाइट परम्यूटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है, परम्यूटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये दे रखा है, एल्यूमिनियम सिलिकेट और सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को कहते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, ये देखिए रासायनिक सूत्र है Na2Al2Si2O8। क्लियर। अगला जो हमारा देखिए क्वेश्चन है वो आपको बताना पड़ेगा, हर स्टूडेंट को बताना पड़ेगा, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कठोर जल की पहचान क्या है। देखिए क्लियर आंसर बताना है प्रत्येक बच्चे के लिए। अब मैं उन बच्चों के नाम, 2 बच्चों के नाम बताऊंगा जिन्होंने पिछली वीडियो में जो मैंने जियोलॉजी का चैप्टर्स डाला था, जियोलॉजी का जो टॉपिक्स डाला था, खरगोश का पाचन तंत्र, उसमें से जो 5 क्वेश्चन मैंने पूछे थे, 5 क्वेश्चन के किस बच्चे ने अच्छे से जवाब दिए, या 4 क्वेश्चन का किस बच्चे ने अच्छे से जवाब दिए। तो देखिए एक जो हमारा स्टूडेंट है वो है ब्लैक पार्टनर, क्या है, ब्लैक पार्टनर। तो बेटा ब्लैक पार्टनर के नाम से आईडी बनी हुई है फिलहाल। इस बच्चे ने सभी क्वेश्चनों के आंसर लगभग 90% सही दिए। दूसरा है हरिनंदन। तो बेटा हरिनंदन नाम का जो स्टूडेंट है वो भी अच्छे से तैयारी कर रहा है और उसने भी लगभग क्वेश्चनों के सही आंसर दिए। तो बेटे आप लगे रहिए, लगातार लगे रहिए, कोशिश करिए, आप केमिस्ट्री आपको बेहतरीन अच्छे से समझ में आएगी, जिससे आप अपनी परसेंटेज को अच्छे से बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हर स्टूडेंट देगा, जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ईमानदारी से बताएंगे कि कठोर जल की पहचान क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा है, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा है। तो बेटा इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा, बस इस वीडियो में इतना ही था। चैप्टर्स आपका कठोर जल एवं मृत जल आपका समाप्त हुआ। बस बेटे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।